नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ दो अतिथि हैं। हरिमोहन जी ज्योतिर्मय से, आप इनको लगातार सुनते रहते हैं, और प्रारब्ध के इस मंच के यशस्वी अतिथि बाबा रामदास जी, आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते समय कहा कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन ये आ जाना चाहिए, और फिर हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि वैसे अगर कहा जाए कि साहब कोई भी घोषणा किसी भी कार्यक्रम की, कुछ भी करो, कोई भी नई नीति ले आओ, कोई भी नई योजना चलाओ, तो उसको जोड़ दिया जाता है कि साहब ये फलाने इलेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस देश में हर 3 महीने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव चल रहा होता है। अब देखिए, हम आज बात कर रहे हैं हरियाणा के चुनाव पर। हरियाणा में चुनाव विधानसभा के घोषित हो गए हैं, और उसी के साथ जैसे ही किसी प्रदेश में चुनाव की घोषणा होती है, चुनावी माहौल बनता है, तो तमाम तरह की चुनावी चकल्लस भी शुरू हो जाती है। लेकिन आज हम चकल्लस नहीं कर रहे। आज हम प्रयास करेंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है, लगातार सत्ता वाली पार्टी। कांग्रेस कहां खड़ी है, जो राजनीति कर रही है, कभी कुश्ती के अखाड़े में राजनीति करती है, कभी कुश्ती वालों को बाहर सड़क पर ले आके राजनीति करती है। इस सब के बीच में हरियाणा में चुनावी माहौल क्या है, आज हम जानेंगे हरिमोहन जी से, क्योंकि हरिमोहन जी पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर अपनी नजर तो रखते ही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि घर की बात। तो हरिमोहन जी हरियाणा से आते हैं, और बाबा रामदास जी ने हरियाणा को जीना दिखाया है, जी के, कि कैसे हरियाणा को जिया जाता है, एक हरियाणा से अपना माटी का संबंध ना रखने के बावजूद भी। मैं शुरुआत करना चाहूंगा हरिमोहन जी से। हरिमोहन जी, आपके हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, क्या माहौल है? देखिए, माहौल दो तरीके का है। सबसे पहले तो अवधि जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज बुलाया मुझे। देखिए, माहौल दो तरीके का दिखाई देगा आपको ग्राउंड पे, और वो क्लियरली बटा हुआ नजर आएगा। एक तरफ हरियाणा की एक डोमिनेटिंग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हरियाणा की जान है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक पर्टिकुलर कास्ट, जिसे हम जाट जो हैं, वो जाट और बिश्नोई नॉर्मली एक भी हो जाते हैं, अलग अलग भी होते हैं। वो एक इनका छोटा सा एक फैक्टर है, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप रियलिटी में उठाकर देखेंगे तो पता लगेगा, जाट एक ऐसी कास्ट है जिसके आसपास हरियाणा की राजनीति घूमती है, और जिसने इस राजनीति के आसपास अपना चक्रव्यूह रच दिया, या जिसकी राजनीति के फैक्टर के अंदर जाट फिट हो गए, वो मुख्यमंत्री बनते हुए देर नहीं लगाएगा। और जिसकी राजनीति से ये निकल गए या हट गए, वो राजनीति डूबती हुई नजर आएगी। 10 साल पहले तक, यानी 2014 तक यही माइंडसेट था। सिर्फ एक पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, जो 6 महीने रहे थे, उनको छोड़ दिया जाए तो हरियाणा के अंदर कोई भी नॉन जाट मुख्यमंत्री नहीं बना। चाहे वो देवीलाल थे, चाहे वो भजन लाल थे, चाहे वो बंसी लाल थे, चाहे वो क्या नाम है ओम प्रकाश चौटाला थे, चाहे वो हुड्डा हो गए, जो भी हो गए, सारे के सारे जाट मुख्यमंत्री आए। अगर जाटों ने अपनी पार्टी बना ली है आईएनएलडी की फॉर्म में, तो वो अलग तरीके से आएंगे। चाहे वो जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए तो वो सरकार बना देंगे। एक समय ऐसा था जब ये बीजेपी के साथ भी खड़ा होना शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का राइज होना शुरू हो गया। लेकिन क्या बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए? तो आंसर है नहीं। और बीजेपी कभी भी एक स्ट्रॉन्ग जाट लीडर नहीं दे पाई। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पूरे हरियाणा की राजनीति केवल और केवल जाट पॉलिटिक्स के आसपास घूमती थी 2014 तक। पहली बार बीजेपी 2014 में बताती है कि देखो भाई, केवल जाट के आसपास घूमोगे तो आप इस राजनीति में कभी नहीं टिक पाओगे। तो एक तरफ है 20-22% जाट्स, दूसरी तरफ है नॉन जाट्स जो रेस्ट है 78%। असलियत में बीजेपी ने दाव उनके ऊपर लगाया,
जिसमें दलित, जिसमें ओबीसी, ओबीसी में सैनी आते हैं, और मेनली पंजाबी और कुछ हद तक सिख, इन सब पे दाव लगाया और बीजेपी का 10 साल से चल रहा था। अब देखिए, एक बार तो दाव चल गया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से लेकर और सब चीजों में एक चीज है, बीजेपी ग्राउंड लेवल कनेक्ट नहीं बना पाती। हरियाणा में जो अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई थी, खासकर इस चुनाव के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने बहुत ईमानदारी से शासन किया। खर्ची और पर्ची की सरकार जो थी उसे लात मार के बाहर निकाला गया, और बिना खर्ची, खर्ची का मतलब आप समझ लीजिए, बाबा जी बताएंगे और अच्छे तरीके से, कि खर्ची का मतलब खर्चा पानी, और पर्ची का मतलब जिसकी रिकमेंडेशन सीएम हाउस से आ गई बस वो वही चलेगा। तो आप सोचकर देखिए, हर गांव से जिसको भी छोटा मोटा काम करवाना होता था वो चंडीगढ़ डेरा जमाए रखता था, और चंडीगढ़ के अंदर जाके अपना कोई ना कोई काम, मतलब जो भी काम होता था वो करवाने के लिए पैसे खिलाता, खर्चा लेके जाता, अपने साथ किसी गुर्गे को लेके जाता, तब वो कुछ वापस आता। हरियाणा की इस सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन किया, सब चीजें ईमानदारी से करी, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भर्ती वर्ती के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आई। बस इसी चीज को अगर आप देखेंगे तो जो कार्यकर्ता है वो नाराज है। तो इस टाइम पर ग्राउंड में जहां तक मुझे दिखाई देता है, कहीं ना कहीं पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि डोमिनेटिंग जाट है। अच्छा, जाटों की एक खास बात और होती है, वोकल होते हैं, और वोकल भी डोमिनेटिंग वे में वोकल होंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे, दबाएंगे सामने वाले को, क्योंकि बोलते बोलते एग्रेसिव टॉक्स जो होती हैं तो सामने वाला दब जाता है। ये जो एग्रेसिव टॉक्स हैं ये सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है, क्योंकि अगर मान लिया एक जाट खड़ा और एक नॉन जाट खड़ा हुआ है, और आप उससे पूछोगे एक जाट से कि भाई किसकी सरकार आएगी, तो मोदी को तो वो गालियां बकेगा, और किसकी सरकार आएगी तो जी हुड्डा साहब की सरकार आएगी। लेकिन जो दूसरा कम्युनिटी वाला है, जो भी नॉन जाट है, असलियत में अगर आप उसे देखेंगे तो वो भले ही दबा हुआ हो, लेकिन हो सकता है आपको साइड में आके चुपचाप बता दे कि भाई देख, वोट तो बीजेपी को दूंगा, लेकिन समस्या ये है, इसके सामने नहीं बोल सकता क्योंकि गांव में इसका दबदबा है। नॉर्मली अगर आप देखोगे गांव में इनकी कास्ट ज्यादा है तो वो आपको 30-35-40% मिलेंगे। अब 40% एक ही खानदान के, एक ही गोत्र कास्ट के, एक ही गोत्र के मिलेंगे तो वो डोमिनेट करते हैं। बाकी किसी के 10 घर है, किसी के 5 घर है, किसी के 7 घर है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। बाकी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनके अंदर नॉन जाट गांव भी हैं, लेकिन वो फिर गांव ही अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि ग्राउंड पे इन्होंने एक माहौल बना रखा होता है। वो 2014 में बना रखा था कि हुड्डा आएगा, 2019 में तो इस तरीके का माहौल बना रखा था कि हुड्डा जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है। और इस बार भी कहीं ना कहीं एक दबाव, वो माहौल तो बना रखा था। अगर दलित वोट बैंक इधर उधर नहीं होता, दलित वोट बैंक ने कांग्रेस को वोट किया था आरक्षण के मामले में, और ओबीसी का जो सैनी वोट था वो भी कुछ हद तक डर के, हल्का हल्का डर था कि कहीं बीजेपी आरक्षण के साथ कोई पंगा क्रिएट ना करते, वो भी थोड़ा सा खिसक गया था। और ये आप लोकसभा की बात कर रहे हैं? ये लोकसभा की, तो जो 4-5 सीटें इधर उधर हुई हैं वो अल्टीमेटली उसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि, और कुछ एक कैलकुलेशंस और मैनिपुलेशंस थी। अगर आप हुड्डा जी को देखेंगे तो हुड्डा जी ने अपने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स खड़े किए थे जो कास्ट पॉलिटिक्स में फिट बैठ पा रहे थे, जैसे अहीरो को अपने साथ लेकर आना और सब चीजें। ऐसे में वो उस कास्ट पॉलिटिक्स को कॉम्बिनेशन में जीत गए। लेकिन उसमें एक चीज हमारे को देखनी पड़ेगी, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले गया, कि कहीं ना कहीं आईएनएलडी जो पहले इलेक्शन में नहीं थी लोकसभा में, आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए लड़ रही थी, जेजेपी जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने कैंडिडेट्स तक नहीं खड़े किए थे अपने, तो वो सारे के सारे इस बार, एक तो मोदी के विरोध की हवा, दूसरा कहीं ना कहीं खट्टर साहब को हटा दिया उसका मामला, और तीसरा अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो रिजर्वेशन वाला मामला, और चौथा कहीं ना कहीं जो संविधान डिक्टेटरशिप वाला मामला, और पांचवा वो तो पूरे देश में चला। हाँ, कास्ट पॉलिटिक्स को साध गए और जाट कंसोलिडेट कर गए। बस इसी चक्कर में बीजेपी लोकसभा की 5 सीटें हार गई। अदरवाइज इस बार सब लड़ रहे हैं और एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं। अगर यहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन ढंग के नहीं बैठा पाए हुड्डा जी, तो समझ लीजिएगा लोकसभा के अंदर जो मलाई खाई, वो मतलब एक नगाड़े बजे थे, वो कहीं ना कहीं मातम में बदलते हुए नजर आएंगे। तीसरी बार भी कांग्रेस बाहर होती हुई नजर आएगी। जी।
ठीक बात। दर्शकों, हालांकि हमने जब हरिमोहन जी से शुरुआत की थी इस चर्चा की, तो मुझे ये उम्मीद थी कि जो कुछ भी, जैसे हरिमोहन जी ने भी कहा कि एक खास बिरादरी है जाटों की जो बहुत ज्यादा वोकल होती है, तो हल्ला जो अभी तक हरियाणा से सुनाई दे रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया ले लीजिए या बातों का विमर्श ले लीजिए या उड़ती उड़ती जो खबरें आ रही है, उससे तो ये लग रहा था कि साहब डंका बज रहा है कांग्रेस का। लेकिन हरिमोहन जी ने जब अपनी बात खत्म की है, तो फिर मामला उल्टा है कि तीसरी बार फिर वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। बाबा जी, हरिमोहन जी ने जो अभी कहा ना कि 14 में भी, 19 में भी और विधानसभा चुनाव में भी हल्ला करता रहा कि मोदी गयो, भाजपा गयो, लेकिन हकीकत ये भी है कि उसी विधानसभा में हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी ने खुद को रिपीट किया, नान जाट मुख्यमंत्री देके रिपीट किया। ये सारे भ्रम तोड़े। अब तीसरी बार खुद भारतीय जनता पार्टी भ्रम में है या स्थिति बिल्कुल क्लियर है जो पिछले 2 बार थी? जी बाबा जी। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि स्थिति बहुत क्लियर है या बीजेपी को एज है, ये इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूं। एज कांग्रेस को ही है। मैं एक सेकंड, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा स्थिति क्लियर है या एज पे है। मैं इतना कह रहा हूं कि माहौल जो दिखाई दे रहा है उतना नहीं है जितना हमारे को दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ही शोर मचा रहे हैं। हाँ, मैंने भी यही कहा। ठीक। अब देखिए, हरियाणा की 2 बड़े डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा। ये 3 स्टेट तो निश्चित रूप से ऐसे हैं जिनका इतिहास रहा है हर साल रोटी पलटना, हर 5 साल पे। परंतु परंतु राजस्थान और हिमाचल इस कैरेक्टर को आज भी मेंटेन कर रहे हैं, मोदी के उदय के बावजूद, बीजेपी के उदय के बावजूद राजस्थान और हिमाचल आज भी हर 5 साल पे सरकार पलट रहे हैं। परंतु हरियाणा ने इस ट्रेंड को थोड़ा सा पलटा है। हुड्डा साहब 10 साल और खट्टर साहब 10 साल निकाल गए। उसमें एक बात निकल के आई कि जिसकी केंद्र में सरकार, उसको हरियाणा वोट करता है। 10 साल हुड्डा साहब थे, उधर सोनिया और मनमोहन सिंह जी थे। 10 साल खट्टर साहब थे तो उधर मोदी जी थे। तो इस हिसाब से अगर आप एनालाइज करेंगे, अगर इसको एक, हालांकि राजनीति में ऐसे कोई फिक्स ट्रेंड्स नहीं होते हैं, एक ये हम लोग सिर्फ एनालिसिस करते हैं। हमारे पास कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है जो बच्चा बता देगा कि लड़का है या लड़की है ना। हम लोग सिर्फ एनालिसिस। अच्छा, तीसरी बात, 3 सीट जो लोकसभा में भाजपा हारी है वो बहुत क्लोज मार्जिन से हारी है, और वो सिर्फ इसलिए हारी कि वो दलित वोट जो अब तक बीजेपी को वोट कर रहा था, वो आरक्षण और संविधान बचाओ और इस टाइप के और शैलजा का पर्सनल रैपो की वजह से आखिरी 3 दिन में शिफ्ट हुआ है। इवन पंजाब में भी और हरियाणा में भी जो दलित वोट है कांग्रेस को जो शिफ्ट हुआ है, वो आखिरी 3 दिन का शिफ्ट था। 3 दिन पहले तक परिस्थितियां और थी। लोग कहते हैं ना आपके कयास गलत निकल गए। मैंने कहा भैया, एक तो ये एनालिसिस होता है, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव हमेशा अंतिम दिन डिसाइड होता है, जो फ्लोटिंग वोट है, जो शिफ्टिंग वोट है। खैर, अब अगर कांग्रेस की आप इक्वेशन देख लेना, तो जाट हुड्डा साहब का समर्थक है पिछले 10 साल से, बल्कि 20 साल से, और हुड्डा के साथ पूरी तरह मजबूती से जुड़ा हुआ है। दलित पिछले 2 चुनावों में खिसक के भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ था, जब खट्टर साहब ने 35 जाति वाला समीकरण बनाया था। परंतु इधर दलित जो है वापस कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रहा है। जाट पूरी तरह सीमेंट की तरह पक्का है, दलित शिफ्ट कर रहा है। अब कांग्रेस जाट के मामले में तो निश्चिंत है कि जाट तो कहीं जाएगा नहीं, 80% जाट वोट मिलना ही मिलना है, हुड्डा साहब हैं। तो भैया दलित ले लो। तो एक विस्पर कैंपेन चल रहा है हरियाणा में दलित बस्तियों में कि अगला सीएम शैलजा, अगला सीएम शैलजा। इसका असर क्या होगा कि जो दलित अब तक डाइसी है वो पक्के तौर पे कांग्रेस में शिफ्ट हो जाता है, एंड इट बिकम्स अ वेरी गुड पॉलिटिकल इक्वेशन कांग्रेस के लिए। पर एक बात है सर,
जाट पर देखिए, जो कोर वोट है ना आज भी हुड्डा साहब का कांग्रेस का, वो जाट ही है। अब ये एक किस्म का धोखा हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को नेशनल पॉलिटिक्स में भी ये सूट कर रहा है कि भैया दलित को सीएम बनाओ। ये एक प्रयोग वो पंजाब में कर चुके हैं। पंजाब में सबको इग्नोर करके चन्नी को सीएम बनाना, चन्नी वॉज दलित। वो तो खैर एंटी इनकम्बेंसी थी और सारी परिस्थितियां थी, इसलिए पर पंजाब में कांग्रेस दलित कार्ड खेल चुकी है, हरियाणा में भी। अच्छा, अगर यूपी के दलित का वोट लेना है या नॉर्थ इंडिया के दलित का वोट लेना है तो कोई एक दलित सीएम देना पड़ेगा। हरियाणा के अलावा ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां दे सकें। हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहां कांग्रेस एक तो जीतने की स्थिति में है, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास एक बड़ा मजबूत दलित चेहरा है, इसलिए कांग्रेस हाईकमांड ये चाहती है कि अगला सीएम दलित हो। पर दिक्कत यह था कि वोट दे जाट, सारा कैंपेन चलाए जाट, पालकी ढोए जाट, और जब पालकी का पर्दा उठे तो पता लगा कि अरे अंदर तो शैलजा बैठी थी पालकी में। हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा आगे पालकी ढो रहे थे, पीछे 2 और जाट थे बेचारे। 6 महीने पालकी ढोए, जब पालकी का पर्दा खुला तो अंदर से शैलजा निकली। सर ये स्थिति। अच्छा, अब आगे सुनिए, जो अब इसमें बीजेपी की पॉलिटिक्स क्या है। बीजेपी ने हुड्डा को एक बात समझा दी है कि भाई देख रहा छोरे, किम्मा हो जाओ, सीएम तू ही बनेगा, या तो राहुल बनाएगा नहीं तो हम बैठे, सीएम तो हमारा भाई बनेगा। अब सर इक्वेशन क्या है, बीजेपी ने हुड्डा साहब को समझा दिया कि तू गणी नहीं 20 सीट लिया, अपने 20 कैंडिडेट पक्के रखना तू, और सरकार में अंदर शामिल होंगे चौटाला एंड दुष्यंत चौटाला पार्टी, जो 2, 4, 10 जो भी विधायक लेके आएंगे वो, तो ये तो होंगे सरकार में शामिल। हम देंगे बाहर से समर्थन, एंडी छोरा तू है, सीएम तुझे ही बनाएंगे। तो सर किंग मेकर की भूमिका में बीजेपी रहेगी, या तो खुद किंग रहेगी, सुनिए, या तो खुद किंग रहेगी या किंग मेकर रहेगी, ये तय है। हुड्डा साहब को अगर नहीं बनाया सीएम तो हुड्डा साहब भजन लाल वाली गलती नहीं करेंगे। भजन लाल भी 55 विधायक लेके आए थे, सारे विधायक उनकी कोठी में बंद थे, इसके बावजूद सीएम बन गए थे हुड्डा साहब 2004 में, इतिहास गवाह है। सर हुड्डा इस गफलत में नहीं, हुड्डा ने अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। अगला सीएम या तो बीजेपी का होगा नहीं तो हुड्डा साहब होंगे, राहुल गांधी चाहे चाहे न चाहे। जी बाबा जी, आपने मतलब कहते हैं ना कि रहस्य खोल दिया। हुड्डा साहब और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के रिश्ते और नाते दोनों आपने उठा के सामने रख दिए। अब ये बताइए, ये वीडियो जब पहुंचेगा, ये चर्चा जब पहुंचेगी हरियाणा में, तो हरियाणा बीजेपी आपको धन्यवाद बोलने वाली है। मतलब सारा कुछ उठा के आपने सड़क पर रख दिया। अब मैं यहां किसी से कोई सवाल नहीं करूंगा। अब जो चर्चा का अगला है, ये ओपन सेशन है सर, बिल्कुल उंगली दिखाइए और बात करिए, ओपन सेशन। ममता बनर्जी और केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को हर महीने 25-50 हजार लाख रुपया महीना देते हैं, कमाने का जुगाड़ देते हैं, ठेका पट्टा देते हैं, नहीं तो एक ठो पार्किंग दे देते हैं। हमको बीजेपी क्या देगी? ताबीज बनाने के लिए बाल? हम क्यों बीजेपी की पालकी ढोएं? मैंने ढोनी बंद कर दी है। नहीं, आप क्या बीजेपी के का, एक मिनट, अरे खुला सेशन है। बाबा जी 1 सेकेंड, आप क्या भारतीय जनता पार्टी के मिसकाल वाले भी मेंबर हैं? नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है। नहीं है। हम तो फिर ये आरोप आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? ये आरोप आप मेरा अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? मैंने तो ये कहा कि आपने पूरी जो अंदर सीक्रेट प्लान है बीजेपी और हुड्डा साहब का, वो उठा के आपने सड़क पर रख दिया।
आपने बीजेपी का काम खराब तो नहीं कर दिया, मैं तो ये कह रहा हूं। नहीं नहीं, ये ऐसा कोई ये सीक्रेट नहीं है सर, बच्चे बच्चे को हरियाणा में पता है। हुड्डा साहब को तो बीजेपी ज्वाइन करने का खुला ऑफर है पिछले 1 साल से, खुला ऑफर। और एक समय यह भी था कि जब कांग्रेस चाहती थी कि यार हे भगवान ये चला जाए किसी तरह। ले, जी हाँ, ये और सच्चाई है, ये ये सच्चाई बाबा है। जी बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था, हुड्डा साहब इग्नोर्ड फील कर रहे थे 2017, 18, 19 के अंदर, जब कांग्रेस अपनी नई व्यूह रचना बनाने की कोशिश कर रही थी। उस व्यूह रचना में क्या नाम है, एक तो सुरजेवाला सबसे आगे, क्योंकि सुरजेवाला आज भी सेंट्रल पॉलिटिक्स में दपिंदर हुड्डा या भूपिंदर सिंह हुड्डा से ज्यादा डोमिनेट करते हैं। और दूसरा कुमारी शैलजा, जो कि सोनिया गांधी का पर्स उठाने से लेकर सोनिया गांधी की जिसे कहते हैं साया बन के घूमती थी। कुमारी शैलजा एक बार को हुड्डा साहब को साइडलाइन कर चुकी थी। ये तो जब 2019 में दोबारा से इनको झटका लगा, एक वायरल हुई थी अनवर हरिमोहन भाई, सिंह। आपको हाँ, एक मिनट याद दिला दूं, हुड्डा साहब G23 के मेंबर हैं बस। शायद हाँ जी, आप याद दिला दीजिए, वो अटक गया था मेरे ख्याल से। नहीं, वो कह रहे हैं हाँ, G23 के मेंबर हैं। हाँ, G23 के मेंबर हैं। वो जो G23 था ये खतरनाक था। अब मैं आपको ये बात याद दिलाऊं कि अल्टीमेटली हुड्डा साहब ने अपनी राजनीति बचाई कैसे थी। संसद में खड़े होकर एक कांड, मतलब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर अली अनवर नाम का शायद वो नेता था, क्या नाम था मैं याद नहीं कर पा रहा, वो अहमद पटेल था या कोई ऐसा नेता था, जिससे हुड्डा साहब बात कर रहे थे कि साहब इतनी सीटें यहां जा रही हैं कांग्रेस की, इतनी यहां जा रही हैं, इतनी यहां जा रही हैं, ऐसे ऐसे। और बीजेपी और सामने वाला कहते हैं यार पार्टी बची कहां। ये 2019 का पार्लियामेंट के गलियारे में दोनों लीडर्स का डिस्कशन साफ नजर आ रहा है। और बाकायदा जिस कैमरामैन ने वो उसको रिकॉर्ड किया, उसकी ऑडियो वायरल हुई, वो अल्टीमेट लेवल पर। तब जाके इनको लगा कि यार सच में पार्टी बची कहां। वहां से हुड्डा साहब का रिवाइवल हुआ है कि भाई अगर मेरे वोट नहीं मिले तो तुम्हारी पार्टी खत्म है। उन्होंने मैसेज दे दिया था। और एक समय ऐसा भी था, हमें याद करना चाहिए, हुड्डा साहब इतने परेशान हो गए थे कि इनकी अंदर खाते 1 या 2 मीटिंग्स जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ भी हुई हैं। और अरविंद केजरीवाल, और यहां तक मामला था कि हुड्डा साहब जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी या आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेवल पर इनकी नेगेटिविटी मतलब आपस में खटपट हो चुकी थी। ये तो जब कांग्रेस को लगा कि हुड्डा साहब अगर गए तो पूरा रोहतक वाली बेल्ट जो है हाथ से निकल जाएगी और फिर दोबारा कांग्रेस कभी खड़ी नहीं हो पाएगी, तब जाके हुड्डा जी के सामने सरेंडर किया गया। जी ठीक है। अच्छा, चूंकि अब ये बहस खुल गई है, ओपन है, इसमें किसी से कोई सवाल नहीं, लेकिन मैं अपनी बात एक रख दूं। आप बाबा जी जब भी हरियाणा पर बात करते थे या बात करते हैं तो आप जाट वर्सेस 30-35 नॉन जाट जातियां, इनके इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, और ये सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है जब बीजेपी वहां पर 2 बार रिपीट कर गई नॉन जाट मुख्यमंत्री देने के बावजूद भी। इस बार भी इक्वेशन वही है। इस बार उस इक्वेशन में एक डेंट लगेगा दलित में। Can you put this दलित में curtain? भी 2 वर्गीकरण है, एक है वाल्मीकि, एक है धानक। धानक कैन गो विद कांग्रेस, वाल्मीकि विल बी इंटैक्ट विद बीजेपी। बाकी जो, अच्छा ये बन जाता है लगभग 6-7%। बाकी बसपा भी चुनाव लड़ेगी, चंद्रशेखर रावण भी कुछ सीटों पे चुनाव लड़ेगा। जो गैर जाटव जिसे कहते हैं, जो दलित और ओबीसी है, वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। शेष सवर्ण पूरा बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। एंटी इनकम्बेंसी का गुस्सा बहुत हद तक 2024 के लोकसभा चुनाव में
दूर हो गया है। देखिए, ये बात, हाँ, एंटी इनकम्बेंसी इज लाइक अ प्रेशर बीइंग बिल्ट इन अ प्रेशर कुकर। जब एक बार वेंटिलेट उठ जाता है या आप उठा देते हैं तो थोड़े देर के लिए वो प्रेशर रिलीज हो जाता है, फिर जो वेंटिलेटर सुसु नहीं करता है। सर वो गुस्सा पब्लिक का निकल जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज हमने और देखी है, एमपी में भी देखी, राजस्थान में भी देखी, हरियाणा में भी आपको देखने को मिलेगी कि एक बार लोगों ने गलती से गुस्से में या कैसे भी करके वोट दे दिया, तुरंत पछताने भी लगते हैं, अरे यार ये तो बहुत गलत। एमपी में भी देखा था, एमपी में भी ये देखा गया था, 3 महीना के अंदर जो है पछतावे के दृश्य दिखने लगे थे। सर सेम, मुझे डर है कि ये कहीं हरियाणा में रिपीट ना हो जाए और जो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात थी वो कहीं वापस प्रो इनकम्बेंसी में ना बदल जाए। और विनेश फोगाट प्रकरण में जाटों का बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर व्यवहार करना समाज में और सोशल हाँ, मीडिया में, इसको तो मैं तो इसका भुक्तभोगी हूं। मतलब मेरे बहुत अच्छे अच्छे समर्थक जो मेरे बड़े जबरदस्त फैन हुआ करते थे, आज मुझे भर भर के गालियां दे रहे हैं। जो मेरी बातों को बहुत पसंद करते थे, अरे बाबा बड़ी खरी बात बोलता है, बड़ी सच्ची बात बोलता है। सर एक बात का ध्यान रखिएगा, जाट सड़क पर और समाज में जितना ज्यादा एग्रेसिव होगा उतना 35 जात पोलराइज होगी। तो पोलराइजेशन के लिए एक ही जगह बचती है, बीजेपी। जी ठीक है। अच्छा, आपने चूंकि विनेश फोगाट का नाम भी ले आया, कल मेरे पास एक प्रिंट मीडिया में छपा हुआ एक आर्टिकल आया। आपने कहा ना कि वोकल ये बहुत ज्यादा होते हैं, हरिमोहन जी ने भी कहा वोकल बहुत ज्यादा होते हैं, तो मुंह से इन्होंने लगभग 50 करोड़ के आसपास जो है विनेश फोगाट को दे दिया है कायदे से घोषणाओं में। लेकिन विनेश फोगाट के पति का यह कहना है कि भैया हमारे पास एक नया पैसा नहीं आया। यानी मुंह से बोलना कुछ और जमीन पर उतरना कुछ और। खैर, अब इसको जरा हम लोग कंक्लूड करने की तरफ अगर ले चलें। हाँ, ठीक करना चाहूंगा अवनीश भाई, देखो साफ सी बात है, इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। जो कहा है वो हवाबाजी नहीं होती है, जो कहा है वो मिला भी होगा। दावा अगर पंचायत ने किया है वो दिया भी होगा। यहाँ पर तो पति ऐसा क्यों कह रहा है? पति जो कह रहे हैं वो किसी मामले को या तो रफा दफा, उनको उनके ऊपर प्रेशर है कि भाई तुम तो इतना पैसा खा गई। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इतना पैसा मिलने के बाद कहीं ना कहीं दूसरा प्रेशर भी तो क्रिएट होता है ना, कि भाई तेरे ऊपर हम इतना दाव लगा रहे हैं, तुझे इतना दबाव बना रहे हैं, तो पहले ये बताओ वो जो पैसा था उसमें से इतनी हमारी मेहनत थी, उसमें से हमारा हिस्सा कहाँ? नहीं तो हम बताते तेरे खिलाफ अभी बोलना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं गिद्धों की तरह एक चिपटने से बचने के लिए भी। और रही बात, देखिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जो डिक्लेरेशंस किए गए होंगे वो उनमें से बहुत सारे फुलफिल भी होंगे कि फोटो खिंचवाने को मिले, और वो फोटो खिंचवाने के बाद उनको वो रिटर्न्स, मतलब फोटो, भाई सीधी सी बात है, मैं जाके विनेश फोगाट के साथ खड़ा हुआ था पंचायत चुनाव के अंदर। हरियाणा के पंचायत चुनाव में 10-11 लाख रुपए क्या चीज है? कुछ भी नहीं। तो वो अगर फोटो खिंचवा के आ गया है तो उसका मतलब, उसका अगर राजनीतिक रुतबा बढ़ रहा है तो वो दे आया होगा कि भाई मैं इतनी तुम सबको दारू पिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा, और विनेश फोगाट के साथ अगर मेरे को कुछ सपोर्ट मिल रहा है तो वो करके आया होगा। अब यहाँ खेल उन लोगों के साथ है जिन्होंने विनेश फोगाट के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी करने की सोची, लेकिन साथ में अब उन्हें लगा कि हमारी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी हो या ना हो, भाई ये तो पैसे में खेल गई। तो वहां से वो खेल शुरू हुआ है। तो ये कहना कि बाबा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण, बाबा जी ने भी बड़ी उंगली की बाबा जी ने। देखिए, ठोस घोषणा सिर्फ एक थी, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री कोष से 4 करोड़ रुपए देना। वो आचार संहिता लगने से पहले ट्रांसफर कर चुके हैं, मेरे पास पक्की सूचना है, पहली बात। इसके अलावा कोई सूचना नहीं थी, सब सोशल मीडिया की हवा हवाई थी। सोशल मीडिया की हवा हवाई पे मैं विश्वास नहीं करता हूं जब तक पैसा अकाउंट में ना आ जाए, पहली बात। तो मेरे भी बहुत सोर्सेज हैं, जब ये वहां एयरपोर्ट पे गई थी तो हरियाणा में माला पहनाने का रिवाज है, नोटों की मालाएं पहनाई जाती हैं। तो भैया
और उसमें नए नोट लगाए जाते हैं माला में, यह भी अनिवार्य होता है। तो जब 500 के कुछ नोटों की माला, जो कि एक माला में 10, 12, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया होता है, करीब 10-20 मालाएं जरूर आई हैं। वो एक गाड़ी में रखी हुई थी, माला पहनाई जाती थी, गाड़ी में रख दी जाती थी। उसके अलावा ये जितने 2-2 करोड़ की अनाउंसमेंट से, ये सब हवाई हैं। वो जो 2-2 करोड़ वाले नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा। जैसे भाई फोटो खिंचवाने का जो चार्ज है बाबा जी, उसे ये थोड़ा वही सा माला वाला ही तो हुआ, वो ये वही माला वाला ही तो हुआ। मैं आपको जो है वो माला ही है, वो माला है। मैं आपको एक बड़ी माला ही ठोस तो है। देखिए, जितने भी बड़े स्टार होते हैं वो सारे प्राइवेट स्पॉन्सर कंपनीज द्वारा आजकल स्पॉन्सर हैं, जो कि हैं। एक मिनट सर, तो उसमें ओजूक्यू, ये जीएसडब्ल्यू वगैरह सब थे। इन सब का इनसे पहले से कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा है। ये कंपनियां इनको पीनट्स भी नहीं देती, सारा पैसा खुद कमाती हैं। मनु भाकर के फादर ने किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ये मुझे पक्की सूचना है, अंदर की खबर बता रहा हूं। मनु भाकर के फादर ने किसी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। वो अपनी बेटी का पूरा जो मैनेजमेंट है खुद कर रहे हैं, और एक एंडोर्समेंट के 25 लाख रुपए का उनका रेट फिक्स है। इसके अलावा बेचारा जो अमन शहरावत है, उसके बारे में किसी कंपनी ने ध्यान ही नहीं दिया था कि यह भी मेडल ला सकता है। उस बेचारे को कुछ नहीं मिला, जबकि वो बहुत ही गरीब घर का बच्चा है। वो भी जाट है, वो भी जाट है सर। अच्छा उसके बाबा जी, 10-11 साल की उम्र में मर गए थे। बाबा जी, अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे हरियाणा की राजनीति में, और हरियाणा की इस समय की राजनीति में पहलू है। मैं वही कह रहा हूं कि ये आप मतलब मजाक देखिए या सीरियसनेस, जो भी देखना चाहें, ये दर्शकों पर है कि हम बात कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति पर, और वहां पर खेल कितना महत्वपूर्ण हो गया, यानी खेल का कितना तगड़ा राजनीतिकरण हुआ है हाल के इन 1-1.5-2 सालों में, जब से इन धरनाबाज पहलवानों ने कुश्ती को अखाड़े से निकाल के जंतर मंतर पहुंचाया, और कभी हरिद्वार के गंगा किनारे पहुंचाया। और वहीं से वो बात यहां तक आती है कि जब देश की बच्ची, ये वही विनेश फोगाट है, अगर मेडल लाती तो भारत का मेडल होता। लेकिन आप जरा खेल देखिए, लोगों का अवसाद देखिए, लोगों की खिन्नता देखिए, कि लोग यहां तक सोशल मीडिया पर लिख बैठे कि जब तुझे मेडल गंगा में ही बहाना था तो चल, नहीं मिला तुझे। तो इस तरह की बात हुई है दर्शकों। और इतनी देर से हम लोग हरियाणा पे बात कर रहे हैं, आपने जो सेलिब्रिटीज के साथ फोटो और तमाम बातें की ना साहब, ये मेरा डोमेन है, मैं संस्कृति कर्मी हूं। सेलिब्रिटीज के बगल में बैठने की सीटें, उनके रेट निर्धारित होते हैं। सेलिब्रिटी अगर किसी इवेंट में मौजूद है तो उसके पीछे की 2 रो जो कि कैमरे के एंगल में आ सकती है फोटो में, उनके भी रेट इवेंट ऑर्गेनाइजर पहले से ही निर्धारित रखते हैं, और उसको सर प्रीमियम पे खरीदा भी जाता है। ये मुझ इवेंट वाले से पूछ लीजिए। तो ये तो इसका खेल है ही है, और ये स्वस्थ खेल है साहब, ये शो बिजनेस है, ये स्वस्थ खेल है। फ्रंट रो में बैठने का भी, अरे मैंने कहा ना, फ्रंट रो में बैठना और बगल में, कि आप कपिल देव के बगल वाली सीट लेंगे, 50 लाख रुपए की वो सीट है, अब आइए खरीद लीजिए, बैठिए। फोटो खरीदने वाले खरीदते हैं। फोटो खिंचवाना और इन सब चीजों में बड़ा पैसा कमाया जाता है। और वो जो शोर मचा हुआ है, चलो ठीक है 50 करोड़ नहीं, लेकिन एक हैंडसम अमाउंट रिसीव होता है पैसे की। इनके पास किसी तरीके की कोई कमी नहीं होती। जब आप इससे अंदाजा, मैं छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, यूपीएससी के अंदर हमारे यहाँ जो टीचरों को, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, टॉपरों को, एक एक टॉपर को ही अगर 5-5, 10-10 लाख रुपए मिल जाता है एक बार विजिट करने के। 2 लाख रुपए तो उसके हैं जो 2-3 साल पहले टॉप करके गया था, और जो फर्स्ट टॉपर होता है उसे 10-10, 15-15 लाख रुपए एक विजिट के मिलते हैं, और एक सेशन तक पूरा मिलता रहेगा उसको। तो अंदाजा लगाकर देखिए। अभी तो आप देखेंगे ना, इस बार के जितने भी टॉपर्स आए हैं, तो पिछले 10 साल में आप यूपीएससी वालों को देखोगे, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उससे फायदा क्या है सोशल मीडिया का? महाराज आप अपने उसका तो कहिए मत। आप लोग, आपके प्रोफेशन में तो वो वाला मामला है कि एक ही बच्चे की तस्वीर 5 कोचिंग वाले छाप के बैठे होते हैं फुल पेज एडवर्टीजमेंट में। 5 फुल पेज एडवर्टीजमेंट अंदर डालकर देखेंगे और ब्राउजर्स उठाकर देखेंगे तो 50 कोचिंग तो हो सकता है 50 में से 40 के अंदर उस टॉपर की नहीं तो टॉप 10 वालों की फोटो मिले, और एक एक बच्चे की फोटो
तो मिले। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन एक चीज और भी है, एक चीज और भी है, वो तो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो इंटरनेशनल खिलाड़ी उसमें फिट बैठ रहा है, तो आप ये सोचो ना पैसा बरसेगा कितना। बिल्कुल बिल्कुल ये समझा जा सकता है। लेकिन एक चीज और भी है कि अगर विनेश फोगाट को इतने पैसे मिले हैं और उनके पति कह रहे हैं नहीं मिले हैं, तो ये मोदी वाला मामला है साहब। पैसा तो वो पकड़ ही लेते हैं कहां पर गया, इतना तो उन्होंने कर ही लिया है इंतजाम की पैसा अगर आया है तो अगर वो काले रंग की जो है नकाब ओढ़ के नहीं आया है तो फिर वो मामला तो खुल ही जाएगा। बहरहाल राजनीति हरियाणा की, आप सोचिए हरियाणा की राजनीति कहां से कहां चली गई। हम गंभीर राजनीतिक चर्चा कर रहे थे, इतना इक्वेशन बताया हमने, इतने राजनीतिक समीकरण बताए और मामला कहां तक पहुंचा, मामला खेल तक पहुंचा, खिलाड़ी तक पहुंचा, इवेंट तक पहुंचा, फोटो खिंचाई तक पहुंचा, नेक तक पहुंचा, माला पहनाने तक पहुंचा। और हरिमोहन जी आपको तो मैं बताऊं, रागनियों में जब इतने पैसे लुटा दिए जाते हैं उस हरियाणा में, खैर ये वहां की सांस्कृतिक, वहां का फोक कल्चर है, उसका सम्मान। और मैं तो कल्चरल एक्टिविस्ट हूं भैया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये सारी चीजें। बहरहाल दर्शकों अब ये आपके ऊपर है। अभी तक जितनी भी बातचीत हम कर पाए हैं उसमें आज की इस चर्चा में हरियाणा का चुनाव बिल्कुल खुला हुआ नजर आता है। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी एक की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है तो किसी दूसरे के झोली बिल्कुल खाली है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी हरियाणा में चुनाव चल रहा है और लोकतंत्र का यही मजा है कि चुनाव चलता रहे। और जैसा बाबा जी ने कहा कि मामला तो वोटिंग वाली एक रात पहले पलट जाता है, तो ये भी लोकतंत्र का अपना आनंद है। हमें उम्मीद है कि आज की इस हरियाणा राजनीति की चर्चा से आपको जरूर कुछ न कुछ हासिल होगा और बाबा जी के वो तमाम प्रेमी इस कमेंट बॉक्स में नीचे आएंगे वीडियो के और बताएंगे, क्योंकि जो वो शिफ्टिंग है ना फ्लोटिंग वोटर्स का, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कहीं भी चुनावी नतीजे बदल देने में। इसलिए राजनीतिक आकलन वहीं रहते हैं, फुटकर बटखरे चवन्नियां थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं तो सारा राजनीतिक परिदृश्य बदल जाता है। बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हरिमोहन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला। तो दर्शकों इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय।